हाय दोस्तों, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पूछा नहीं, बता देती हूँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का चैप्टर 4, इंडिया एंड इट्स कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का, जिसका नाम है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण का युग। हिंदी वाले भी सुन लें। तो जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की एज, उद्योगों की उम्र कब शुरू हुई, उद्योगों का युग कब आया, उद्योगों का दौर कब आया। तो बात है 1900 की, 1900 एडी, 1900 एडी सॉरी 1900 ईस्वी। 1900 ईस्वी में एक म्यूजिक बुक अपना एक कवर पेज दिखाती है। कवर पेज पे उसने क्या बनाया होता है? एक गोडेस बनाई होती है, अपनी एक देवी बनाई होती है। और वो देवी जो है वो एक व्हील पे खड़ी होती है। उसका जो एक पैर एक व्हील पे खड़ा होता है और व्हील के विंग्स लगे होते हैं, और उसके पीछे का जो सीन होता है वो ऐसा कुछ होता है कि उसके पीछे बहुत सारी रेल हैं, पीछे बिल्डिंग्स हैं एंड प्रिंटिंग प्रेसेस हैं। तो जिससे क्या पता चलता है कि अब वर्ल्ड जो है अब आगे बढ़ रहा है, इंडस्ट्रीज़ की तरफ बढ़ रहा है, अब वर्ल्ड टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है। उसके कुछ टाइम बाद, लगभग 100 ईयर्स, एक मैगजीन आती है। बाद नहीं, पहले एक मैगजीन आती है। तो मैगजीन क्या दिखाती है? मैगजीन दिखाती है दो मैजिशियन को, जादूगर, वो वाले जादूगर नहीं जो तुम देखना चाहते हो। ये जादूगर ऐसे जादूगर थे जो कि फ़र्क बताते थे वेस्ट और ईस्ट का। ईस्ट में आते हैं हम, गरीब देश वाले लोग। उस टाइम पे हम गरीब ही हुआ करते थे, मतलब बना दिया था हमें गरीब, पहले हम नहीं थे। तो एक मजिशियन बताता है जिसका नाम है अलादीन। वो क्या करता है? अपना अलादीन का चिराग घिसता है, अपना मैजिक लैम्प, इंग्लिश मीडियम वाले, अपना मैजिक लैम्प वो घिसता है और घिस के उसमें से वो निकालता है एक बड़ी सी बिल्डिंग। और जो सेकंड मैजिशियन है वो क्या दिखाता है? वो ये दिखाता है कि मैं मैकेनिक हूँ, और मैं मैकेनिक हूँ इसीलिए मैं बिल्डिंग्स बनाता हूँ, मैं ब्रिज बनाता हूँ, मैं रेलवेज बना सकता हूँ। उसने मतलब ये बताया है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, स्पेशली ब्रिटेन, इंग्लैंड, जो इंग्लैंड है वो क्या है? वेस्ट एंड मॉडर्न है। वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन है, आधुनिकता है, और वो पश्चिमी देश है। और जो हम हैं इंडियंस, या हम जो वेस्ट ईस्ट साइड के लोग, हम ईस्ट साइड के लोग क्या हैं? हम ईस्टर्न और पास्ट में जीने वाले हैं। मतलब हमारे लिए जो बिल्डिंग्स हैं वो अलादीन के चिराग बनाते हैं। खैर, इस चीज़ में हम अभी कोई इस पर अपनी विशेष टिप्पणी नहीं देंगे, हम अपने चैप्टर पे कंसंट्रेट करेंगे। तो ये तो बात होगी कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन को कैसे डिस्क्राइब किया उन लोगों ने अपनी मैगजीन्स के थ्रू, या अपनी म्यूज़िक एल्बम्स के थ्रू, या म्यूज़िक कवर पेज के थ्रू। उसके बाद बात आती है कि क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन तभी स्टार्ट हुआ है जब उद्योग आए हैं या जब इंडस्ट्रीज़ आई हैं? नहीं, उससे पहले भी तो चीज़ें बनती थी। उससे पहले भी तो लोग चीज़ों को यूज़ करते थे। उससे पहले भी तो हम हर चीज़ यूज़ करते थे। घर भी थे, बिल्डिंग्स तो नहीं, लेकिन 2-3 मंजिला घर तो होते थे। उस टाइम पे सारी चीज़ें होती थी। तो भई अब क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन जब ब्रिटेन ने स्टार्ट किया तभी स्टार्ट हुआ है? यही बातों पर हम बात करेंगे। आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग बताया गया है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत से कुछ पहले कुछ मर्चेंट्स जाते हैं गाँव की तरफ। अब वो गाँव की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि गाँव में रहते हैं गरीब भूखी जनता। इतनी भूखी भी नहीं, लेकिन भूखी जनता रहती है, जो कि जिसके पास की ज़्यादा साधन नहीं है, जिसके पास इतने ज़्यादा वो स्रोत नहीं है, इतने ज़्यादा जिसके पास पैसे का जुगाड़ नहीं है। पैसे का जुगाड़ तो उनको करना है क्योंकि 2 टाइम की रोटी खानी है। तो वो उनकी ज़मीनों पर खेती करते हैं। कोई खेती करता है सब्ज़ी की, कोई फ्रूट्स की, कोई फसलों की। आपस में ऐसे ही उनको बाँट के ले दे के अपना गुज़ारा कर लेते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या आता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत। और वहीं से क्या कर दिया जाता है? उनके जो प्लॉट्स होते हैं, उनकी जो लैंड्स होती है, उनमें बाउंड्रीज़ बना दी जाती है कि भई इतना प्लॉट तेरा है, जो मर्ज़ी उगा ले इस पे। कइयों के हिस्से तो बहुत छोटी-छोटी ज़मीनें आई। अब इतनी छोटी ज़मीन पे क्या करेगा बेचारा? तो फिर वो लोग सोचते कि काश काम मिल जाए। मर्चेंट्स क्या सोचते कि हम भी इंडस्ट्री में अपनी एक पहचान बनाए, एक आइडेंटिटी बनाए कि वी आर ऑल्सो मर्चेंट एंड वी आर ऑल्सो इन बिजनेस एंड वी आर ऑल्सो इम्प्रूविंग इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फोर्सिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो भाई
अब जो मर्चेंट्स है वो शहरों में जाके काम नहीं कर सकते, क्योंकि शहरों में पहले से मर्चेंट बसे हुए हैं, और जो पहले से मर्चेंट बसे हुए हैं उन्होंने बना रखे हैं अपने एसोसिएशन, ऐसे झुंड बना रखे हैं जिनका मार्केट पे पूरा कब्जा है। अब मार्केट पे कब्जा उनका है, प्राइस उनके हैं, जो वर्कर्स हैं उनको उन्होंने फुल ट्रेनिंग दे रखी है, और उन्हीं का वहाँ पे मोनोपोली चलती है। मोनोपोली इज़ अ टर्म। मोनोपोली के अकॉर्डिंग किसी भी कोई भी पर्टिकुलर पार्टी या कोई भी पर्टिकुलर पर्सन या कोई भी पर्टिकुलर एसोसिएशन किसी भी चीज़ का रेट डिसाइड कर देता है खुद ही, और वो उसका मालिकाना हक होता है कि भाई मैं इसी रेट पे बेचूंगा ये चीज़ और मेरे से ही खरीदो। दैट इज़ कॉल्ड मोनोपोली। तो वहाँ पे मोनोपोली है। तो अब क्या होता है, जो मर्चेंट होते हैं वो गरीब लोगों के पास जाते हैं गाँव में कि आप ये कपड़े बना दो, कपास आपको हम ला के देंगे, और आप बदले में अपना मेहनताना आपकी जो सैलरी है वो आपको मिल जाएगी। तो गरीब लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि बेचारे भूखे मरते, सोचे कि चलो कुछ तो करें, कोई काम मिल रहा है घर बैठे, बाहर शहर नहीं जाना पड़ता। तो मर्चेंट्स शहरों में रहते और उनका काम बनता गाँव में। ऐसे ही चलता रहा, ऐसा चलता रहा। उसके कुछ टाइम बाद फिर आता है कॉटन एज। कॉटन एज या कॉटन एरा, दैट इज, कॉटन को बोला जाता है एक नए युग की शुरुआत कपास से हुई, क्योंकि कपास उस टाइम पे कपड़ा बनाने के लिए यूज़ होता था। और कपास की खेती जो इंग्लैंड था, जो ब्रिटेन था, वो अपनी मैक्सिमम जो कॉलोनीज थी उसकी, उसमें वो कपास की खेती कराता था। इंडिया का एग्जांपल ले सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, आपके चैप्टर्स में आएगा कि कैसे हम कपास उगा उगा के उनको दे रहे थे। तो वो कपास का, हमसे वो कपास लेते थे। जो मर्चेंट्स होते थे, जिनके जो वर्कर होते थे वो गांव में रहते थे, तो वो मर्चेंट क्या करते, वो जाते स्टेपलर से कपड़ा वो कपास उठाते। स्टेपलर्स वो लोग होते थे जो कि कपास को अलग कर देते, ऐसे कपास को जो कि बेस्ट क्वालिटी का होता, वो उसको चुन के अलग कर देते। उसके बाद वो जाता फुलर के पास। फुलर क्या करता, फुलर उसके ऐसे चुन्नटे बना के उसको गैदर कर देता एक तरीके से कपास को। उसके बाद वो जाता था कोऑर्डिनेटर के पास। कोऑर्डिनेटर क्या करता, अब कोडिंग क्या होती, कोडिंग होती थी उस कपास को प्रोसेस करना कपड़ा बनाने के लिए। तो ये कुछ प्रोसेस होती थी जो एक मर्चेंट के वर्कर्स करते थे, और मर्चेंट्स अपना आराम से बैठ के बाज़ार में मालिकाना हक जता दिया करते थे। फिर वही कॉटन एज आई। कॉटन एज आई तो कॉटन का जो इम्पोर्ट था वो ब्रिटेन में इतना बढ़ गया। वैसे तो जो कॉटन का, वैसे तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो 1730 से स्टार्ट हुआ, 1730 से, लेकिन 1760 तक आते आते, 1760 तक आते आते उसमें बहुत ही ग्रोथ आ गई। और जब उसमें ग्रोथ आई तो जो कॉटन की जो इम्पोर्ट करने की वो थी, जो क्वांटिटी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पहले वो 22 लाख पौंड कुछ ऐसा इम्पोर्ट करते थे, कुछ ही सालों में वो 225 लाख हो गया, 225 लाख पौंड। इतना उसमें इंक्रीज आ गया, इतनी उसमें उछाल आ गई। तो ये था कॉटन का युग, ये था कॉटन एरा या कॉटन एज। अब कॉटन की इतनी वैल्यू इसलिए थी क्योंकि कॉटन से कपड़े बनते थे। फिर जी 19th सेंचुरी में कुछ ऐसी इन्वेंशन हुई, कुछ ऐसे आविष्कार हुए, कुछ ऐसी खोजें हुई जिन्होंने इस इंडस्ट्री को और ऊपर पहुंचा दिया। ऐसी खोजें हुई कि जो कपड़ा था वो वही फैक्ट्रियों में बनने लग गया। अब जो मालिक है वो कंट्रोल कर सकता है, देख सकता है कि हमारा कपड़ा कैसे बन रहा है, क्वालिटी कंट्रोल कर सकता है, वर्कर्स पे नज़र रख सकता है। तो ये था हमारा कॉटन एज। आफ्टर दैट फिर आता है फेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। अब औद्योगिकीकरण में परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन कैसे आता है, जैसा कि मैंने पहले बताया, कपास राजा हुआ करता था, कपास की चलती थी पूरी हुकूमत। लेकिन कपास के साथ साथ उस टाइम पे फिर मेटल भी यूज़ होने लगी। मेटल कौन सी, आयरन और स्टील। आयरन और स्टील क्यों यूज़ होने लगी, क्योंकि 18th और 19th सेंचुरी में रेलवे बनना स्टार्ट हो गई, और अगर रेल बनती तो उसमें स्टील का और आयरन का बहुत यूज़ होता। पहले जो कॉटन इंडस्ट्री थी उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी इंग्लैंड में। इंडिया, इंग्लैंड की जो कॉलोनीज थी उसमें से इंग्लैंड
इंपोर्ट करता था। लेकिन फिर इंग्लैंड ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, अपनी कॉलोनीज़ में वो रेलवे बनाने लगा ताकि वहाँ से जो प्रोडक्शन वो करता है वो उसको वापस अपनी कंट्री में लेके आए, खाने पीने के लिए। खाने पीने के लिए इन द सेंस कि लूटपाट, उसने अपनी कॉलोनीज़ में बड़ी लूटपाट मचाई है, खासकर इंडिया में। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टील और आयरन का जो एक्सपोर्ट था वो बढ़ा दिया, और वो इतना बढ़ा दिया कि जितना इंपोर्ट वो कपास करते थे उससे दोगुना वो एक्सपोर्ट करने लगे स्टील और आयरन को। अब कुछ टाइम बाद फिर क्या होता है, कुछ टाइम बाद आता है इंजन, स्टीम इंजन। स्टीम इंजन जिससे बहुत सारी मशीनें चल सकती थी, जिससे रेल चल सकती थी। जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन को एक नया लुक दिया था। लेकिन नया लुक देने के बाद, पेटेंट कराने के बाद भी कुछ ऐसा खास फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि सिर्फ 321, ओनली 321 ही इंजन उसके बिके थे। रीज़न, लोगों को विश्वास नहीं था। 1764 में आई स्पिनिंग जेनी मशीन। और स्पिनिंग जेनी का मतलब होता था एक ऐसी मशीन जिसका पहिया एक वर्कर घुमाता और उससे बहुत सारे जो वो होते थे, जिस पे धागा बनता था, वो बहुत सारी एक साथ ही घूम जाती थी। एक साथ घूमती तो बहुत ज़्यादा कपड़ा भी बन जाता, मतलब कम टाइम में और बहुत क्वांटिटी में प्रोडक्शन हो जाता। तो उसने भी लोगों को बहुत इफ़ेक्ट किया। लेकिन फिर भी लोग इंजन, स्टीम इंजन वाली चीज़ों को यूज़ करने से कतरा रहे थे। मैक्सिमम लोग तो मशीनों को यूज़ करने से भी कतरा रहे थे। और ऐसा ही कुछ हुआ जब लोग हाथ से बनी चीज़ें और मशीनों से बनी चीज़ों में डिफरेंट करने लगे। अब डिफरेंट क्या था, एक बंदा हाथ से पूरा दिन मेहनत करके बना रहा है, दिन छोड़ो महीनों की मेहनत करके एक चीज़ बना रहा है, उसको वो काट छाट के बना रहा है, बेस्ट प्रोडक्ट बना रहा है वो। उस टाइम पे थी महारानी विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया। तो क्वीन विक्टोरिया, रॉयल फैमिली के जितने भी बंदे सारे यूज़ करते थे हैंडमेड चीज़ें। हैंडमेड चीज़ इसलिए यूज़ करते थे क्योंकि क्वालिटी बेस्ट होती थी। जो बाकी जनता थी वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो वो क्या करती थी, वो घिसे पिटे वो जो मशीनों से निकलते थे वो वाले यूज़ करते। अब जैसे ही उन चीज़ों की डिमांड हुई जो हाथ से बनती थी मशीनों के बजाय, तो लोग क्या करने लगे, गाँव को छोड़ के शहर आने लगे। और शहर आने का मतलब भी क्या होता था, जो लोग बाहर आते थे काम करने के लिए, वो पहले अपने कॉन्टैक्ट ढूंढते कि हाँ भाई यहाँ रहता है, मेरे को भी दिला दे जॉब। तो ऐसा होता था, अगर किसी का कोई टच में कोई है तो जॉब मिल जाती, वैसे भी ईजिली उनको जॉब मिल ही जाती थी। तो ये हालत थी उस टाइम पे उद्योगों की, इंडस्ट्रीज़ की। और ये हालत थी सिर्फ ब्रिटेन की। ब्रिटेन में कैसे उद्योगपति थे, कैसे ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, स्टार्ट कैसे हुआ था, चला कैसे था, कब। सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपने याद रखनी है, स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया, हु इन्वेंटेड स्पिनिंग जेनी, और स्पिनिंग जेनी यूज़ कैसे होती थी। 1764 में जेम्स हरग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तो इम्पोर्टेंट है ही, कभी फ्यूचर में कुछ बनोगे तो भी काम आ जाएगा। तो यहाँ तक तो हो गया ये ब्रिटेन के बारे में। अभी नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ोगे इंडिया के बारे में, कि इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे स्टार्ट हुआ, क्या उसका इफ़ेक्ट हुआ, और क्या क्या लोगों ने झेला, उन लोगों ने जो कि हाथों से काम करते थे। अब मैंने आपको जो भी बातें बताई हैं उनको ध्यान ध्यान देते हुए सुनना, समझना। और उसके बाद आपको जो मज़दूरों की स्थिति पूछे, अगर वो आपसे लेबर की कंडीशन पूछे तो अच्छे से बता देना कि भाई लेबर की कंडीशन ऐसी 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 थी। अगर वो आपसे पूछे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कब स्टार्ट हुआ, तो वो भी आप बता सकते कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कब स्टार्ट हुआ। अगर वो आपसे पूछेगा कि स्टीम इंजन में और जो हैंडमेड चीज़ें हैं उनमें कैसे compete हुआ, कैसे हाथ से बनी चीज़ों में और कैसे मशीन से बनी चीज़ों में compete हुआ। आई होप अगर आपने वीडियो ध्यान से पढ़ी है तो क्वेश्चन के आंसर फटाफट दे देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। पसंद नहीं आई है तो सिर्फ लाइक कर दें। जब भी आपको वीडियो अच्छी लगे तब सब्सक्राइब कर देना। कल मिलते हैं आपको आपका चैप्टर कंप्लीट कराने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।